इंटरनेट की कायनात में एक ऐसी तारीक दुनिया जहां दिन की रोशनी में बैठकर रात के गुमनाम अंधेरों का सौदा किया जाता है। एक ऐसा कारोबार जिस पर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता। आप सब कुछ जानते हुए भी गुमनाम जिंदगी गुजारते हैं। वैसे तो इंसान शोहरत के लिए हर बार इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ सब कुछ और ही तरीकों से सरअंजाम पाता है। यहाँ आप शोहरत से डरते हैं, गुमनामी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं डार्क वेब की दुनिया में। जी हाँ, शायद आप में से अक्सर ने यह नाम पहली बार सुना हो। डार्क वेब जहाँ गुमनामी ही असल खूबी है। इंटरनेट की आम दुनिया से अलग एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया भी मौजूद है जिसे डार्क वेब कहा जाता है। ये एक ऐसा गुमनाम आलमी इंटरनेट निज़ाम है जिसे तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है, और इसकी यही खसूसियत इसे सियासी कारकुनों से लेकर मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद तक सब में मकबूल बनाती है। डार्क वेब दरअसल दुनिया भर में मौजूद ऐसे कंप्यूटर सार्फिन का नेटवर्क है जिनका मानना है कि इंटरनेट को किसी कानून का पाबंद नहीं होना चाहिए और ना ही इस पर कानून नाफज करने वाले अदारों को नजर रखनी चाहिए। इंटरनेट की इस ब्लैक मार्केट में मंशियात, जाली पासपोर्ट्स, हथियार और फहश मवाद सब कुछ मुयसर है। किसी सार्फ की डार्क वेब तक रसाई का दारोमदार इसके पास मौजूद पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर पर होता है। ये सॉफ्टवेयर सार्फिन और डार्क वेब की वेबसाइट्स की लोकेशन को बदलने में काम आता है। डार्क वेब को सिर्फ मुजरमाना सरगर्मियों के लिए ही नहीं, बल्कि इसे सियासी कारकुन भी इस्तेमाल करते हैं। इस डार्क वेब को खुफिया बनाने में एक अहम चीज़ बिटकॉइन का इस्तेमाल है। ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसे ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले अफराद कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुजरमान इसे अपने मालियाती लेन देन को खुफिया रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है कि पुलिस ऐसी सरगर्मियों को नाकाम बनाने के लिए क्यों कामयाब नहीं हो पाती। इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए बरतानिया और अमेरिका के मशीर का कहना है कि पुलिस एक ही बात करती है कि हमारे पास ना तो काफ़ी तादाद में अदालतें हैं, ना जज और ना ही इतने पुलिस ऑफिसर कि वो इंटरनेट पर जारी गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पा सकें। इस पर काबू पाने के लिए इसका तकनीकी हल तलाश करना होगा। तमाम तर कोशिशों के बावजूद डार्क वेब की गैर कानूनी सरगर्मियां पुलिस की पहुंच से दूर हैं, और उसकी गुमनामी ही असल उसकी खूबी है। डार्क वेब ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके आईपी एड्रेस पोशीदा होते हैं और इन तक रसाई एक मखसूस सॉफ्टवेयर से होती है। डार्क वेब डी वेब का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा 0.01% है, जिसमें इंटरनेट मालूमात होती हैं जिसे आम सर्च इंजन से तलाश नहीं किया जा सकता। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर कोई चीज़ डार्क वेब पर मौजूद है तो गूगल की रसाई नहीं होती, और अगर गूगल इसे ढूंढ सकता है तो ये सरफेस वेब पर है, जो कि इंटरनेट का तकरीबन 0.03% हिस्सा बनता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने ये तो देखा डार्क वेब क्या है। हमारे माइंड में ये सवाल भी आता है कि डार्क वेब की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसे किसने बनाया, इसके पीछे बनाने की क्या वजूहात थीं। तो आइए हम आपको बताते हैं। 1990 की दहाई के आखिर में अमरीकी महकमा दिफा में दो तहकीकाती अदारों ने एक गुमनाम और खुफिया नेटवर्क तैयार करने की कोशिश शुरू की जो अमरीकी जासूसों की हसास मालूमात की हिफाजत कर सके। ये खुफिया नेटवर्क आम इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए काबिल रसाई न था। ऑनियन राउटिंग सबसे पहले अमरीकी नेवल रिसर्च लेबॉर्ट्री में साइंसदानों पॉल सॉरसन, डेविड गोल्डफ्लाग और माइकल रीड ने तैयार की थी। इस मंसूबे की तरक्की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के ज़रिए इस वक्त तक जारी रही, जब तक 1998 में अमरीकी बहरिया ने ऑनियन के हकूक़ हासिल कर लिए। इसके बाद मज़ीद कंप्यूटर साइंसदान 2002 में इस टीम में शामिल हुए और अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, यानी जिसका नाम था ऑनियन राउटिंग प्रोजेक्ट, जिसे आमतौर पर टोर प्रोजेक्ट से जाना जाता है।
امریکی بحریہ نے بعد میں مفت لائسنس کے تحت ٹور کے لیے کوڈ جاری کیا۔ پھر 2006 میں ٹور تیار کرنے والے سائنسدانوں نے غیر منافع بخش تنظیم ٹور پروجیکٹ کی بنیاد رکھی۔ ٹور پروجیکٹ اسی نام کے سافٹ ویئر اور براؤزر رکھتا ہے اور اب بھی امریکی حکومت سے فنڈنگ حاصل کرتا ہے۔ ٹور پروجیکٹس کو امریکی حکومت کی متعدد شاخیں بشمول محکمہ دفاع نیز دیگر جدید ممالک کی حکومتیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور دیگر دوسرے ادارے سپورٹ کرتے ہیں۔ ٹور پروجیکٹ ٹیم نے اپنے کسی بھی صارف کی شناخت ظاہر کرنے کے لیے NSA نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ کام نہیں کیا۔ ڈارک ویب تک رسائی کے لیے ایک خاص قسم کے سافٹ ویئر اور براؤزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے مشہور کثرت سے استعمال ہونے والا سافٹ ویئر ٹور براؤزر ہے، جس کا مطلب ہے اونین روٹر۔ ٹور سیکیورٹی کی کئی لیئرز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے صارفین کی گمنامی کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹور براؤزر میں خفیہ IP ایڈریس ہوتے ہیں جو آپ کی شناخت کو اور لوکیشن کو خفیہ رکھتے ہیں۔ ٹور پوشیدہ خدمات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اونین روٹنگ سافٹ ویئر کمیونٹی کے افراد کو اپنی شناخت چھپاتے ہوئے بات چیت کرنے کی اجازت دے کر ان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس سافٹ ویئر نے شہریوں اور صحافیوں کو آزادی فکر اور اظہار کی اجازت دینے کے لیے بھی کام کیا، جو ظالم حکومتوں کے تحت زندگی گزار رہے تھے، اور بہت سے دوسرے لوگوں کو اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کے ذریعے خطرے سے دور رکھا۔ اگرچہ ٹور اور اس جیسے دوسرے سافٹ ویئر اور براؤزر کے ایسے استعمال ہیں جو لوگوں کو محفوظ تو رکھتے ہیں، لیکن یہ جو گمنامی فراہم کرتا ہے اسے مجرمانہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈارک ویب پر لین دین اکثر کرپٹو کرنسی یعنی بٹ کوائن کے ساتھ کیے جاتے ہیں، جو کہ غیر منظم ہے اور جس میں صرف کو ٹریس کرنا مشکل کام ہے۔ یہ لین دین منشیات اور ہتھیاروں کی خریداری سے لے کر غیر قانونی فحش مواد تک ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ انسانی سمگلنگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ نئی پوشیدہ معلومات جب سامنے آتی ہے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے خلاف مسلسل کام کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ٹور اپنے صارف کو گمنام رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے، تاہم جب یہ سائٹس کافی بڑی ہو جاتی ہیں تو قانون نافذ کرنے والے ادارے اس نیٹ ورک میں دخل اندازی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ ڈارک ویب کی دنیا میں ٹور براؤزر کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے واقعہ رونما ہوئے ہیں۔ اس کی ایک خاص طور پر بدنام مثال راس البرچٹ اور سلک روڈ کی کہانی ہے۔ وہ کہانی جس کی وجہ سے بہت لوگوں نے پہلی بار ڈارک ویب کے بارے سنا تھا۔ اس کہانی میں راس البرچٹ ایک انسان کا نام ہے اور سلک روڈ ایک بلیک مارکیٹ پلیس ہے۔ فروری 2011 میں راس البرچٹ سلک روڈ مارکیٹ پلیس بناتا ہے۔ راس البرچٹ کہتا ہے، میں نے سلک روڈ اس لیے بنایا کیونکہ میں نے سوچا ویب سائٹس کا خیال ہی اہمیت رکھتا ہے۔ میں اس وقت مانتا تھا کہ لوگوں کو جو چاہیے خریدنے اور فروخت کرنے کا حق ہونا چاہیے، جب تک وہ کسی اور کو تکلیف نہ دے رہے ہوں۔ سلک روڈ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق انتخاب کرنے کی آزادی دینے کے بارے سمجھا جاتا تھا، تاہم انہوں نے انفرادی طور پر مناسب سمجھا۔ یہ تحریر خط سے لی گئی ہے جو سزا سنانے سے پہلے راس البرچٹ نے جج کیتھرین فورسٹ کو دیا تھا۔ بنیادی طور پر سلک روڈ منشیات کے لیے ایک ویب بلیک مارکیٹ تھی۔ صارفین بٹ کوائن کے ساتھ اپنی مصنوعات خرید سکتے تھے اور یہاں تک دوسرے خریداروں کو اپنی حفاظت اور سیکیورٹی کے بارے آگاہ بھی رکھتے تھے۔ اس مارکیٹ کو ڈریڈ پائریٹ رابرٹس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ 26 سالہ نوجوان تھا جس نے پین اسٹیٹ یونیورسٹی سے میٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں ماسٹر کیا تھا۔ اپنے دورے طالب علمی میں اس نے آزادی پسند فلسفہ اور معاشی نظریہ میں مضبوط دلچسپی اور یقین پیدا کیا۔ اپنی گریجویشن کے بعد وہ معمول کی نوکری سے غیر مطمئن تھا۔ اس کی کاروباری خواہشات تھیں، لیکن ان اہداف تک پہنچنے کی اس کی تمام جائز کوششیں مسلسل ناکام ہو گئیں۔ اس وقت البرٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مقاصد ضرور حاصل کرے گا۔ تب اس نے سلک روڈ کا تصور پیش کیا۔ البرٹ کا خیال تھا لوگوں کو اپنی مرضی کی مصنوعات فروخت کرنے اور خریدنے کی آزادی ہونی چاہیے، جب تک وہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں۔
जिस तरह से इसने देखा वो वाकई एक आज़ाद मार्केट कायम कर रहा था जो कानून नाफज करने वाले अदारों की गिरफ्त से महफूज थी, जिस मार्केट पर सार्फिन जो चाहें जब चाहें गुमनाम तौर पर खरीद सकते थे। ये वाज़ेह रहे मार्केट में किसी दूसरे फर्द को नुकसान पहुंचाने या धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल होने वाले किसी भी प्रोडक्ट की फ़रोख्त सख्ती से ममनू थी। जून 2011 में सिल्क रोड ने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। टॉर नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए सिल्क रोड हर दिमाग में पोशीदा हो गया। पोशीदा सर्विस ने 2011 में तवज्जो हासिल की और फिर मरकजी धारे में शामिल हुआ जब इस साइट्स के बारे गॉकर ने एक मजमून शाया किया। इस वक्त तक इसने कानून नाफज करने वाले अदारों और सियासतदानों की तवज्जो मबदूल कर ली थी। सेंचेक शोमर डी न्यूयॉर्क ने इस साइट्स को बंद करने के लिए DAE और महकमा इंसाफ समेत वफाकी हुकाम से तहकीकात का मुतालबा किया। 2011 से 2013 तक सिल्क रोड ने 9,57,079 सार्फिन के दरमियान 1.2 मिलियन लेन देन के फ़राइज़ सरअंजाम दिए, जिसकी कुल कीमत तकरीबन $1.2 बिलियन है। FBI के मुताबिक ड्रीड पायरेट रॉबर्ट्स ने कमीशन के तौर पर $79.8 मिलियन कमाए। अल्बर का दावा है कि गिरफ्तारी और सज़ा सुनाए जाने के वक़्त वो इसका मालिक नहीं था, बल्कि इससे पहले किसी और को ये साइट फ़रोख्त कर दी गई थी। 2013 में सिल्क रोड का इख्तिताम हुआ। अदारों की कोशिशों से 2013 के वस्ट में सिल्क रोड ट्रेस हो गया। दखल अंदाजी, सोशल इंजीनियरिंग और कई घंटों की तफ्तीश के साथ मुतल्लका हकाम अल्बर की शनाख्त दरियाफ्त करने में कामयाब हुए। इसे सान फ्रांसिस्को में गिरफ्तार किया गया, जहां इसका जब्त किया गया लैपटॉप इस बात के लिए काफ़ी सबूत फराहम करता था कि वो सिल्क रोड के पीछे मास्टरमाइंड था। इस पर मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर हैकिंग और ट्रैफिक मंशियात की साजिश के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। पूरे मुकदमे के दौरान अल्बर के वकील ने इस बात को यकीनी बनाए रखा अब वो मार्केट अकेले इसके कंट्रोल में न रही। जज ने फैसला दिया कि किसी भी क्यास आराई पर मबनी बयानात की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिसमें ये दावा किया जाए कि अल्बर अब सिल्क रोड के अनचार्ज नहीं हैं और इसे केस के रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। 29 मई 2015 को अल्बर को पेरोल के इम्कान के बगैर 2 बार उम्र कैद के अलावा 40 साल की सज़ा सुनाई गई थी। वो वेब के तारीख कोनों में गुमनाम रहने की सलाहियत पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान रखने की एक एहतियाती कहानी के तौर पर काम करता था। इसके अलावा बहुत सारे दीगर अफराद को इसी तरह के जराइम का मुर्तकब ठहराया गया और इन्हें 10 साल से कम की सज़ा मिली। सिल्क रोड के बाद बहुत सारी दीगर मार्केटों को भी कब्जे में लिया गया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब तक तलब और टेक्नोलॉजी मौजूद है, नए बाज़ार और मार्केटें बनाए जाते रहेंगे ताकि उनकी जगह ले लें जिन्हें हुकाम बंद करने का इंतज़ाम करते हैं।